Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I am going to teach you about dual nature of matter, that is de Broglie hypothesis. अब देखिए, हमने इन लास्ट वीडियो पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में. वेव नेचर हमें पता थी, पार्टिकल नेचर हम प्रूव करके आए थे. बट आज हम पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर. उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ ये. देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब होता है. इट मीन्स दैट समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. शुरू कहाँ से हुआ था हमारा सफर? रे ऑप्टिक्स से. रे ऑप्टिक्स में हमने क्या बोला कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ रे और यू कैन से इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. बट हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव. उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन. दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन. बिकॉज अगर हम वेव नेचर को ही मानकर चलते तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था. तो क्वांटम थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि नहीं, लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल. तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेडिएशन बिहेव करती है एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव डिपेंडिंग अपॉन द फिनोमिना जिसको हमने एक्सप्लेन करना है. इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक कॉइन है, एक साइड हेड है, एक साइड टेल है. एक तरफ से हमें क्या दिख रहा है? हेड दिख रहा है. एक तरफ से टेल दिख रहा है. बट है तो वो दोनों प्रॉपर्टीज उस कॉइन की ही. सिमिलरली हमारे पास जो रेडिएशन है उसके दो पहलू हैं. एक तरह वो बिहेव करती है एज अ वेव एंड एक तरह वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल. देखिए, the various phenomena related to radiation can be divided into three categories. हम डिफरेंट फिनोमिनाज रिलेटेड टू रेडिएशन को डिवाइड कर सकते हैं इन थ्री मेन कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या आती है? जब हमारे पास जो रेडिएशन है वो बिहेव कर रही है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर और आप बोल लीजिए वेव. तो जब वो वेव बिहेव कर रही है तो हम फिनोमिनाज एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन एंड सो ऑन. ये मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में करवा रखे हैं सारे फिनोमिनाज. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था, हमने इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व किए थे एंड उसमें हम मानकर चले थे दैट रेडिएशन की जो नेचर है वो क्या है? इट बिहेव्स एज अ वेव. सेकेंड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम एक्सप्लेन करके आए हैं इन लास्ट वीडियो कि रेडिएशन बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल एंड इसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. थर्ड टाइप के फिनोमिनाज कैसे होते हैं? सपोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आप बोल लीजिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. इन फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द रेडिएशन एज अ वेव और बाय पार्टिकल. हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था इन सारे फिनोमिनास को. उसमें हम लेकर चले थे कि लाइट रेडिएशन बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल एंड वेव ऑप्टिक्स में भी मैंने आपको वेव थ्योरी से ये सारे फिनोमिनास को प्रूव करवाया था. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करवाए थे एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव करवाए थे. तो उस केस में मैं क्या मानकर चली थी कि रेडिएशन बिहेव करती है एज अ वेव. राइट, मूविंग फॉरवर्ड. देखिए, अब हमारे पास अगर रेडिएशन डुअल तरीके से बिहेव कर रही थी, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो हमारे दिमाग में नहीं, उस टाइम के साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर रेडिएशन डुअल बिहेव कर सकती है तो व्हाई नॉट द particles of nature can behave both as well as wave as well as particles, right? So if radiation has dual, that is wave particle nature, might not the particles of nature, that is the electrons, protons etc. also exhibit wave like character? I hope आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है it is composed of radiations एंड मैटर. तो अगर रेडिएशन बिहेव कर रही थी डुअल वे में, यानी कि एज वेल एज पार्टिकल एंड एज वेल एज वेव, तो क्वेश्चन आया दिमाग में कि मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो भी बिहेव कर सकते हैं एज अ वेव और नॉट. किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था? डी ब्रॉय के दिमाग में क्वेश्चन आया था. मूविंग फॉरवर्ड. देखिए,
dual nature of matter. इसका क्या मतलब है? Since radiation has a dual nature, that is it possesses properties of both wave and particle, and universe is composed of radiation and matter, so therefore de Broglie concluded that moving material particle must also possess dual nature, since the nature loves symmetry. Nature loves सिमेट्री. सिर्फ एक इस सेंटेंस के ऊपर उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जो हमारे पास मैटर में पार्टिकल्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, वो स्टेशनरी नहीं है, तो उनके साथ भी एसोसिएट होगी एक वेव. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन कि डी ब्रॉय ने ये सिर्फ सोचा था. दिस वॉज ऑल थ्योरी. वो ये प्रूफ नहीं कर पाया था एक्सपेरिमेंटली. जो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर पाए थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के वीडियो में हम सिर्फ इसकी थ्योरी की बात करेंगे कि डी ब्रॉय ने ये सिर्फ सोचा था. एंड एट द एंड आपको पता चलेगा कि जो डी ब्रॉय सोच रहा था इट वॉज वेरी एक्यूरेट आफ्टर परफॉर्मिंग अ एक्सपेरिमेंट. मूविंग फॉरवर्ड, देखिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. इसका नाम डी ब्रॉगली आपको लगता है, बट इसको प्रोनाउंस हम करते हैं डी ब्रॉय, राइट. सो इन 1924 डी ब्रॉय पुट फॉरवर्ड अ बोल्ड हाइपोथेसिस. आप देख सकते हैं कैसा वर्ड यहां पर यूज किया गया है, बोल्ड हाइपोथेसिस. मतलब उस टाइम पर बिना किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऐसा हाइपोथेसिस पास कर देना वाज अ बिग थिंग. तो इसलिए इसको बोला गया इट वाज अ बोल्ड हाइपोथेसिस दैट ही पास्ड, that moving particles of a matter should display wave-like properties under suitable condition. उसने क्या बोला कि जो moving particles हैं मैटर के, वो बिहेव करते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं अ वेव लाइक करेक्टर अंडर सूटेबल कंडीशंस, राइट. ही रीजन दैट नेचर वॉज सिमेट्रिकल. उसने इसका रीजन क्या दिया कि नेचर सिमेट्रिकल होती है. So, and the two basic physical entities, that is the matter and energy, must have a symmetrical character. बस कि उनके बीच में, matter and energy के बीच में एक symmetrical character होना चाहिए, symmetrical behavior होना चाहिए. उसने ये पास कर दिया स्टेटमेंट कि matter के जो particles हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, wave nature होना चाहिए. Moving forward, तो अगर उसने हमें बताया कि उनके बीच में wave nature होना चाहिए, तो उन टाइप की waves को उसने क्या नाम दिया? They were known as matter waves और de Broglie waves. तो matter waves और de Broglie waves क्या होती हैं? A hypothetical wave associated with the motion of a particle of atomic or subatomic level. या फिर आप बोल लीजिए size. This is very important. ये जो वेव होती है ये किस टाइप के पार्टिकल्स के साथ जुड़ी है? ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक साइज इज नोन एज मैटर वेव. दिस वॉज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ वेव. अभी तक हमें दो टाइप की वेव्स के बारे में पता था, दैट वर ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इन दोनों वेव्स में क्या होता था? पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी ही पोजीशन पे. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशन पे, बट वो आगे नहीं चलता वेव के साथ. वेव कैरीज द एनर्जी. पार्टिकल नहीं लेकर जाता एनर्जी को साथ में. बट मैटर वेव्स के केस में क्या होता है कि पार्टिकल भी आगे मूव करता है. पार्टिकल ऑल्सो मूव्स अहेड. जैसे ये वेव चल रही है तो पार्टिकल भी हमारे पास आगे जा रहा है. इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टिकल भी आगे जा रहा है तो हमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा लोकेट करना कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है. बाद में आते हैं उस पर. मूविंग बैक टू दिस, डी ब्रॉय प्रपोज दैट वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन बाय. अब डी ब्रॉय ने क्या दी हमें? ये रिलेशन दिया विच वॉज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, जो कि हमारे पास किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है. लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p. h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p here इज नोन एज द मोमेंटम. एंड मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? m into v. इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको. देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, राइट. दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द डी ब्रॉयज वेवलेंथ. इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉयज वेवलेंथ. हम प्रूफ कैसे करेंगे? उस टाइम पे हमें फोटोन के बारे में पता था, तो हम फोटोन लेकर चलेंगे एक, एंड फोटोन की एनर्जी हमें पता है दैट E इज इक्वल्स टू h इंटू म्यू होती है, राइट. h क्या होता है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन. अगर हम यहाँ पर आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन यूज करें
तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है E इज इक्वल्स टू mc² होता है, राइट। इस एनर्जी मास रिलेशन को हमने किस पे लगाया है, फोटोन पे लगाया है, जिसका मास है m एंड जो वेलोसिटी c से चल रहा है, राइट। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा h न्यू इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी h न्यू बाय c²। अब अगर हम मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें, मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू वी, मोमेंटम हो जाएगा m इंटू सी, नॉट वी। तो m की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, h न्यू बाय c² इंटू सी, सी से सी कट जाएगा, h न्यू बाय c, और यू कैन से h c बाय न्यू विच इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। एंड ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, मोमेंटम की। सो हमारे पास आ गया मोमेंटम इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, एंड दिस इज द डी ब्रॉयस वेवलेंथ। देखिए हमारे पास m यहाँ पर क्या रहता है, मास ऑफ द पार्टिकल रहता है, एंड v रहता है इसका स्पीड, एंड दिस इज नोन एज डी ब्रॉयस रिलेशनशिप, राइट। अब देखिए हमारे आसपास सारी चीज़ें जो है वो मैटर है, राइट। तो क्या उनमें से भी हमारे पास जब वो मूव कर रही हैं तो कुछ वेव्स निकल रही हैं? द आंसर इज नो। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, टॉपिक का नाम है हमारे पास व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व द डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ एवरीडे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स। क्यों यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हम? देखिए जो डी ब्रॉय वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी। h यहाँ पर क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। m की वैल्यू क्या होती है, मास। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो मासेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंड v यहाँ पर रहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और आप अगर डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो वेवलेंथ होगी वो स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द वेवलेंथ इज टू स्मॉल रिलेटिव टू द साइज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स to be observed, and the macroscopic objects are moving too quickly, मतलब इनकी जो v की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है for the wavelength to be observed। एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर मैं मास की वैल्यू ले रही हूँ, सपोज हम बॉल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मास है सपोज 0.12 kg एंड वो किसी वेलोसिटी v यानी कि 20 मीटर्स पर सेकेंड से थ्रो की गई है। तो इसके लिए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, h की वैल्यू आपको पता है, h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा का ऑर्डर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर्स। आप देख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -34 कितनी स्मॉल वेवलेंथ है, इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं एवरीडे लाइफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैलिड नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, कंक्लूजन्स ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब कंक्लूजन्स देखते हैं हम। ये इक्वेशन हमें पता चल गई दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी। इस इक्वेशन में अगर हम v की वैल्यू को 0 डालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। एंड अगर v की वैल्यू को इन्फिनाइट डालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 कंक्लूजन्स मिलते हैं हमें इस चीज से। देखिए पहला कंक्लूजन क्या मिलता है, इट मीन्स दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटीरियल पार्टिकल ओनली इफ दे आर इन मोशन। अब जो ये वेव्स की बात कर रहे हैं हम, जो मैटर में पार्टिकल्स हैं, अगर वो मूव कर रहे होंगे, अगर वो मोशन में होंगे, तभी उनके साथ वेव्स एसोसिएट होंगी। अगर वो स्टेशनरी है तो वो बिहेव कर रहे हैं एज अ पार्टिकल, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल पार्टिकल ही रहेगा अगर वो स्टेशनरी है, बट अगर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो वो स्टेशनरी नहीं रहा, तो उसके साथ कुछ वेव एसोसिएट होगी, राइट। एंड उसी वेव को हमने नाम दिया डी ब्रॉय वेव, और यू कैन से matter wave. The next is the material particle may be charged or uncharged, but when it is in motion the waves are associated. अब इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है उस पार्टिकल के ऊपर, वो चार्ज भी हो सकता है और वो अनचार्ज भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो मोशन में होना चाहिए, तो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी एक वेव। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकती थी हमें अबाउट EM वेव्स एंड दीज मैटर वेव्स, तो उसने एक और कंक्लूजन दिया कि जो EM वेव्स होती हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट होती हैं चार्ज पार्टिकल के साथ, बट जो मैटर वेव्स होती हैं उनमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो चार्ज अनचार्ज दोनों पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए, सिंस द पोजीशन ऑफ वेव्स कैन नॉट बी लोकेटेड एग्जैक्टली, अब जो पोजीशन है वेव्स की वो लोकेट नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली, सो देयरफॉर द वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकल लोकेशन। अब ये जो वेव्स होती हैं इनको हम लोकेट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पर है, तो अगर हम इन वेव्स को ही लोकेट नहीं कर सकते तो जिस पार्टिकल के साथ ये एसोसिएटेड है उसको ढूंढने में भी हमें प्रॉब्लम होने लगी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ डी ब्रॉयज वेव, मैटर वेव आप बात कर लीजिए, आप देख सकते हैं ये वेव कुछ ऐसी रहती है, एंड इस वेव का हमें ये पूरा ऐसा पिक्चर, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी टाइप की जा रही है। इट इज बेसिकली नोन एज अ वेव पैकेट, इट इज नोन एज अ वेव पैकेट। जैसे आपका चिप्स का पैकेट होता है, बाहर से तो वो एक जैसा ही लगता है बट अंदर तो कितने सारे चिप्स होते हैं उसमें, सिमिलरली ये वेव पैकेट होता है, अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं उसके, एंड उन वेव्स के बीच में कहीं हमारे पास पार्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कितनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई हमारे पास कि हमें पार्टिकल की पोजीशन के बारे में नहीं पता चल सकता। इसी के ऊपर आगे एक प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, नेक्स्ट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम इन जनरल बात करते आए थे, किसी पार्टिकल की बात करते आए थे कि अगर मैटर में कोई पार्टिकल इन मोशन है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, बट डी ब्रॉय ने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया किस पार्टिकल को लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर। इलेक्ट्रॉन को लेकर उसने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उस टाइम इन्वेंट हो चुका था बाय जे थॉमसन, राइट। देखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m एंड जिसका चार्ज है E, and let small v be the velocity acquired by the electron when accelerated from rest through a potential difference of capital V। नोटेशंस आपको ध्यान रखनी है, जो स्मॉल v है वो क्या है, वेलोसिटी है, एंड जो कैपिटल V है वो क्या है, पोटेंशियल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, चार्ज है E, उसकी वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v, उसको एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल के थ्रू विच इज कैपिटल V पोटेंशियल, तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, हाफ mv स्क्वायर। हेयर दिस v इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वर्क डन क्या हुआ ऑन इलेक्ट्रॉन बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू वी। हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दी वर्क डन। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे लाइक दिस, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, v दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2e कैपिटल V by m, that is 2 into charge of an electron into potential divided by mass। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। देखिए, हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया ये। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, देखिए, here is v is the velocity acquired by the electron। अब हम बात करते हैं लैम्डा की, जो कि था डी ब्रॉय की वेवलेंथ। उसमें हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी होता है, एंड v यहाँ पर क्या रहता था, वेलोसिटी रहता था। इस वेलोसिटी की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट करी तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me v। आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल लीजिए डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज डाली गई h की, m की, e की। h की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। m की वैल्यू रहती है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg, एंड e की वैल्यू आपके पास रहती है 1.602 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब आप ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27
divided by under root of capital V which is known as the potential, and इस लैम्डा के यूनिट्स क्या रहेंगे हमारे पास, एंगस्ट्रॉम, which is 1 एंगस्ट्रॉम is equals to 10 raised to the power minus 10 meters। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज नोन एज डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको V की वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है। सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको पूछा होता है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो सिंपली आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट दी हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैंने आपको बताया कि जो वेव है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली मूव करती है, हमें नहीं पता होता कि वेव कैसे मूव कर रही है एंड कहाँ पर है, तो उस वेव के साथ जो एसोसिएटेड पार्टिकल है वो भी वेव के साथ मूव करता है, राइट। तो उस पार्टिकल को लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसके ऊपर एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, दैट वाज It states that it is impossible to know simultaneously, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, simultaneously मतलब एक साथ, the exact position and momentum of a particle। मतलब वो बोलता, हेजनबर्ग बोलता कि ये इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियसली एक साथ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड उसका मोमेंटम फाइंड करना। दैट इज द मोर एग्जैक्टली द पोजीशन इज डिटर्मिन्ड, जैसे ही हम उसकी पोजीशन निकालने जाएंगे, पोजीशन देखना चाहेंगे कि उस पार्टिकल की क्या है, तो उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो जाएगी, एंड अगर हम उसका मोमेंटम देखना चाहेंगे तो उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो जाएगी। एंड उसने रिप्रेजेंट कैसे किया इसको, दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। h यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड। डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या रहता है, अनसर्टनिटी इन पोजीशन रहती है, एंड डेल्टा पी इज अनसर्टनिटी इन मोमेंटम। बेसिकली जो उसने ये लॉ दिया था, ये स्टेटमेंट दी थी, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x को मेजर करने जाएंगे, मतलब अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे, अनसर्टनिटी उसमें जीरो करेंगे, तभी हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो पी, डेल्टा पी को क्या होना पड़ेगा, इनफिनाइट होना पड़ेगा, तभी हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। वाइस वर्सा अगर हम डेल्टा पी को जीरो करना चाहेंगे, मोमेंटम को सर्टेनली मेजर करना चाहेंगे, तो डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस वाज नोन एज द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो जो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वो सब क्या थे, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे डी ब्रॉयज वेवलेंथ के। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।